स्टूडेंट्स, B.Ed सेकेंड ईयर पेपर 10th इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्रोग्रेसिव इन द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के अध्ययन की प्रगति। बाल विकास के अध्ययन की प्रगति के बारे में कल हमने जाना था। उसका एक ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें 5 प्रकार से इसको समझाया गया है, ABCDE, और A और B को कल हमने जाना था। आज हम आगे इसको जानते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। नंबर 1, A, स्पेशल स्टडी ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, अर्थात बालकों की विभिन्न क्षमताओं का विशेष अध्ययन। बी है इसका स्टडी ऑफ अनएडजस्टेड चिल्ड्रन, अब समायोजित बच्चों का अध्ययन। और सी थर्ड है आपका स्टडी ऑफ इन्फेंट ऑन बिहेवियर, व्यवहारों के आधार पर शिशु अध्ययन। इसको हम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में जानेंगे। स्टडी ऑफ इन्फेंट on the basis of behaviors. In the 19th century, every child could be studied individually through the biographical method, on the basis of which the activities of the child group were estimated. So this method cannot be termed as presumption by assuming individual and group behavior of the base child. The method has been given much utility and scientifically the presumption has been replaced by direct observation and experience. अर्थात 19वीं शताब्दी में प्रचलित बाल विकास के अध्ययन की जीवनी पद्धति द्वारा प्रत्येक बालक का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से हो पाता था। उसी आधार पर बाल समूह की गतिविधियों का अनुमान कर लिया जाता था। इसलिए ये पद्धति पूर्णतया दोष मुक्त नहीं कही जा सकती है, इसमें दोष रह जाता है। वर्तमान शताब्दी में अध्ययन के आधार पर बालक का व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार मानकर पद्धति को अत्यधिक उपयुक्तता और वैज्ञानिकता प्रदान की गई। अनुमान का स्थान प्रत्यक्ष अवलोकन रहता था, जो कि अनुमान का स्थान अवलोकन की जगह पर अनुभव ने ले लिया। इसी के हम डी पार्ट को जानेंगे। स्टडी बाय इंटेलिजेंस टेस्ट, अर्थात बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन। बाय द फर्स्ट दशाब्दी ऑफ द 20th century, substantial progress had been made in the intelligence test. In the system of trend or trend test was also given proper place in the test due to the importance of gender, caste and social value. The standard of living of each child in the development of different children. The differences and reasons for this are easily known. So, according to the development level, they were divided into different categories and selected their courses accordingly. अर्थात बुद्धि परीक्षण द्वारा अध्ययन। 20वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी तक बुद्धि परीक्षण में पर्याप्त
प्रगति हो चुकी थी। इस प्रणाली में प्रवृत्ति अथवा रुझान परीक्षण को भी समुचित स्थान प्राप्त था। परीक्षण में प्रत्येक बालक के जीवन के स्तर, बालक के लिंग, बालक की जाति तथा इसके साथ साथ उसके सामाजिक मूल्यों को यथेष्ट महत्व प्रदान होने के कारण विभिन्न बालकों के विकास के अंतर और उसके कारणों का पता आसानी से लगाया जा सकता था। इसलिए विकास स्तर के अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके उसके उपरांत उनके पाठ्यक्रमों का चयन किया गया, जिससे बालक के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें आखिरी पार्ट आता है आपका स्टडी ऑफ प्री सोशल स्कूल चिल्ड्रन, पूर्व विद्यालय बालक का अध्ययन। द सिस्टम ऑफ स्टडी ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड is the latest of the 20th century. The horror of the First World War shattered the structure of the society. The inconveniences of the upbringing of the infant made by condition of this class very disgusting and pathetic, resulting in the attention of psychologists. This study was started by considering the unborn child as a zoological standard, by considering the infant as an average, the activity of his physical and mental development was studied, keeping in view the natural, social and moral effects on him. Thus the individual differences are also known. जन्मजात शिशु के अध्ययन की प्रणाली 20वीं शताब्दी की नवीनतम देन है। प्रथम विश्व युद्ध महायुद्ध की विभीषिका ने समाज के ढांचे को चकनाचूर कर दिया था। शिशुओं की पालन पोषण की असुविधाओं ने इस वर्ग की स्थिति बड़ी ही घृणास्पद और दयनीय कर दी थी। फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने जन्मजात शिशु को प्राणी शास्त्रीय मानव मानकर अध्ययन प्रारंभ कर दिया। शिशु को औसत मानकर उसके शारीरिक और मानसिक विकास की गतिविधि का उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक, सामाजिक और नैतिक आदि प्रभावों को दृष्टिगत करते हुए अध्ययन प्रारंभ किया गया और इस प्रकार वैज्ञानिकों को बालक के व्यक्तिगत अंतर का भी पता चला। Although 20th century study of infant development made unprecedented progress and demonstrated success, the lack of qualified psychologists has always been the biggest weakness that the ability of early school teachers and parents is not in the right amount of psychological pull. Also, on the basis of scientific development of infants is not possible in its India, its responsibility is also to some excellent or economic weakness. यद्यपि 20वीं शताब्दी में शिशु विकास के अध्ययन में अभूतपूर्व प्रगति हुई और बाधित सफलता भी मिली,
फिर भी सुयोग मनोवैज्ञानिकों का जो अभाव था वो सदैव बना रहा। मनोवैज्ञानिकों की कमी की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दुर्बलता तो यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों के जो अध्यापक हैं और अभिभावक में ये क्षमता समुचित मात्रा में भी नहीं है। फलस्वरूप मनोवैज्ञानिक पुट के साथ मनोवैज्ञानिक आधार पर शिशुओं का समुचित विकास नहीं हो पाता। अपने भारत में इसका दायित्व किसी सीमा तक आर्थिक दुर्बलता पर भी होता है। Time study system of the rise of psychology could not be suitable due to not being fully scientific, as a result of which they could not be optimally benefited. These are gradually being amended as per the need. Gradually, the age study system of the rise of psychology to the study revision is being made from time to time to give scientific form। अर्थात मनोविज्ञान के उदय के समय की काल अध्ययन प्रणालियां पूर्णतः मनोवैज्ञानिक न होने के कारण उपयुक्त नहीं सिद्ध हो सकीं। फलस्वरूप उससे आशातीत लाभ नहीं उठाया जा सका। इनमें धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार संशोधन होता जा रहा है। The biggest difficulty of child development studies was the child's invulnerability. What it was impossible for a newborn to even see the outside members in India. Even today, babies are forced to sit before taking them out of the house. As a result, psychologists are getting the opportunity to study the baby in hospital and with the help of mother-child clinics। अर्थात बाल विकास अध्ययन की सबसे बड़ी कठिनाई बालकों की अलभ्यता थी। नवजात शिशु पर तो बाहर के सदस्य की दृष्टि पड़ना भी असंभव होता था। भारत में आज भी शिशुओं को घर की देहरी से बाहर ले जाने से पूर्व डिठौना लगा दिया जाता है। सौभाग्यवश सामाजिक कुरीतियों के दमन के फलस्वरूप अस्पतालों और जच्चा बच्चा गृह की सहायता से मनोवैज्ञानिकों को शिशु के अध्ययन के अवसर अब प्राप्त होने लगे हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि किशोर बालक के अध्ययन में आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कारण ये है कि इस आयु के बालकों से वास्तविक तथ्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं। ये बहुत सी बातें जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन में अत्यधिक सहायक और महत्वपूर्ण हो सकती हैं, सामाजिक एवं नैतिक संकीर्णतावश प्रकट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जटिलता में फंसकर अपना ही मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। अतः परीक्षण के फलस्वरूप वास्तविकता के परे ये निकलता है कि किशोर बालक भी अध्ययन की उहापोह से रीझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुयोग बालकों के ना मिलने से अध्ययन सफल और उपयोगी नहीं हो सकता है, परंतु समाज के विकास के साथ साथ इस ओर भी हमें सफलता प्राप्त होती जा रही है। धन्यवाद। थैंक यू।